वो तो देखना है। चलो हम लोग लड़कियों पंचायत घर जा करना। देखो देखो इलेक्ट्रोलिसिस पढ़ रहे हैं हम लोग। ये चैप्टर अभी फिलहाल क्लास 10th में इलेक्ट्रोलिसिस है। क्लास 12th में जब आप पहुंचोगे तो यही चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बन जाएगा। बात वही है ना। 11th में भी थोड़ा बहुत इसके बारे में है, 12th में अच्छा खासा चैप्टर है, 10th तो है ही, हम लोग पढ़ नहीं जा रहे हैं। ठीक है, इधर देखते रहना। नमन, बीच में कौन बैठ रहा है? कोई नहीं। तो इलेक्ट्रोलिसिस जो है, इलेक्ट्रो का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन, जानते ही हो, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रो एज इन यहाँ पे फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। दीप्ति सुन रही हैं? और लिसिस का मतलब है तोड़ना या टूटना, ब्रेक डाउन, सेपरेशन, जो कह लो इलेक्ट्रोलिसिस। तो इलेक्ट्रो एज इन इलेक्ट्रिसिटी की वजह से किसी सब्सटेंस का ब्रेक डाउन होना क्या कहलाता है? इलेक्ट्रोलिसिस। बिजली से तोड़ना। नहीं समझ में आया? इलेक्ट्रोलिसिस जो है वो माइकल फराडे ने जो है इंट्रोड्यूस किया। फराडे बहुत रिनोन साइंटिस्ट हैं, ज्यादा इनके बारे में लोग नहीं जानते, लेकिन इनके काम बहुत बड़े बड़े हैं। इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं उनमें फराडे का रोल कहीं ना कहीं है ना, और मेजर रोल है। तो फिलहाल तो हम लोग जो है इलेक्ट्रोलिसिस पढ़ रहे हैं, माइकल फराडे के द्वारा दिया गया। इलेक्ट्रोलिसिस मतलब बिजली से चीजों को तोड़ना। सही है। तो इसमें इलेक्ट्रोलिसिस को समझने के लिए आप लोगों को एक कंपाउंड, ये हटा दें, इसमें कोई मतलब नहीं सब लिखने का। देखो आप लोगों को बता दें, आप लोगों ने कभी एक्सपेरिमेंट किया इलेक्ट्रोलिसिस पे? साइंस एग्जीबिशन होता है, इलेक्ट्रोलिटिक एक्सपेरिमेंट्स किए हो? नहीं किए? आओ अच्छा देखो, बातें नहीं करो और बोर्ड पे देखो सब लोग। ये एक कंटेनर ले लीजिए, इसे इलेक्ट्रोलिटिक सेल, निश्चय जल्दी बैठो बेटा, लेट आया, जल्दी बैठो। हाँ, इस इलेक्ट्रोलिटिक सेल के अंदर एक सॉल्यूशन लिया जाएगा। भाई बातें करोगे। इस इलेक्ट्रोलिटिक सेल के अंदर, ग्लास का सेल है, इसके अंदर हमने क्या ले लिया? सॉल्यूशन ले लिया। एक एक्वस सॉल्यूशन लिया किसी चीज का। समझ रहे हो? किस चीज का इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन लिया है वो अभी हम आपको डिटेल में बताएंगे ही। फिलहाल हमने जो है मान लो नमक का सॉल्यूशन ले लिया, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ नमक, NaCl। ठीक है, आयोनिक कंपाउंड है, आयंस में टूटेगा। इस सॉल्यूशन में एक हम लोगों ने एनोड लगाया, एक हम लोगों ने कैथोड लगाया। अभी एनोड कैथोड क्या है सब आपको धीमे धीमे समझ आ ही जाएगा। और इन दोनों एनोड और कैथोड को जो है हम लोग कंडक्टिंग वायर से जोड़ देंगे। ठीक है, और लगा देंगे गैल्वेनोमीटर। अभी तो ये सिंपल अपैरेटस समझा रहे हैं आपको, ज्यादा बहुत डिटेल में नहीं जाना है, सिंपल अपैरेटस ही समझना है 10th तक। ठीक है, तो एक एनोड एक कैथोड, ये पूरा इलेक्ट्रोलिटिक सेल। ठीक है, फिजिक्स में यही सेल आप लोग ऐसे समझोगे। तो क्या है, ये पूरा का पूरा इतना पूरा हिस्सा है, ड्राई सेल है ना, डेनियल, लैग्रांजे, जो भी कह लीजिए। फिलहाल ये दोनों इलेक्ट्रोड्स हैं, एक का नाम है एनोड, एक का नाम है कैथोड। ठीक है, अब होता क्या है, जब NaCl का यहाँ पे एक्वस सॉल्यूशन लिया, NaCl का जो एक्वस सॉल्यूशन होगा
NaCl आयोनिक कंपाउंड है, पानी में डालने पे वो पानी में घुलेगा, क्योंकि पानी पोलर कोवेलेंट होता है। सबको पता है पानी क्या होता है, पोलर कोवेलेंट होता है। पोलर कोवेलेंट का मतलब पानी में स्लाइड पॉजिटिव होगा और स्लाइड क्या होगा, सबको पता है ये बात। जब किसी आयोनिक कंपाउंड को पानी में डालते हैं तो पानी का H+ आयोनिक कंपाउंड के माइनस को खींचता है, पानी का O- आयोनिक कंपाउंड के पॉजिटिव को खींचता है, जिससे आयोनिक कंपाउंड की इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कमजोर पड़ जाती है। और कमजोर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से इनका आयोनिक बॉन्ड ब्रेक कर जाता है और Na+ और Cl मतलब कहीं ना कहीं इस सॉल्यूशन में, एक्वा सॉल्यूशन में Na+ और Cl- के आयंस हैं। ये बात समझ में आई? इसके किसके आयंस हैं? Na+ और Cl- के आयंस हैं। ये बात सबको समझ में आ गई? और भी आयंस होंगे भाई, पानी भी तो है, पानी के भी तो आयंस होंगे, लेकिन अभी हम एग्जांपल के तौर पे सिर्फ क्या पढ़ रहे हैं, Na+ और Cl- के आयंस के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब नेगेटिव आयन कौन है? एनाइन। सही है, नेगेटिव आयन कौन है? एनाइन। एनाइन, ठीक है। एनाइन जो है वो एनोड की तरफ माइग्रेट करेगा। एनाइंस माइग्रेट टुवर्ड एनोड। एनोड जो है वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है, दृष्टि दिख रहा है? एनोड क्या है? पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है, तो नेगेटिव चीज इसके ऊपर जाके माइग्रेट करेगी। और कैटाइन क्या है? एक कैटाइन है, Na के ऊपर प्लस, ये माइग्रेट कहां की तरफ करेगा जाके? कैथोड की तरफ। तो कैटाइन्स माइग्रेट टुवर्ड्स कैथोड बिकॉज कैथोड इज अ नेगेटिव इलेक्ट्रोड। बात समझ आ रही है? जब एनाइन एनोड के ऊपर जाएगा तो खूब सारे एनाइंस यहाँ एनोड पे चिपक जाएंगे, जिसकी वजह से एनोड के ऊपर नेगेटिव कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयंस बढ़ जाएगी। इलेक्ट्रॉन की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कंसंट्रेशन कुशाग्र, इलेक्ट्रॉनिक कंसंट्रेशन यानी कि नेगेटिव कंसंट्रेशन यहाँ बढ़ेगी। नेगेटिव कंसंट्रेशन बढ़ने की वजह से इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, अब यहाँ अभी की ऑफ है मान लो, और जैसे ही हमने की ऑन किया, सर्किट को क्लोज किया, कनेक्ट कर दिया सर्किट को, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स को रास्ता मिल जाएगा इस तार से होते हुए, इस वायर से होते हुए, कहां जाने का? कैथोड की तरफ जाने का। और कैथोड पे उनका इंतजार कौन कर रहा होगा? पॉजिटिव आयंस, कैटाइंस। और कैटाइन जब कैथोड के ऊपर जाएगा तो पहली बात तो Cl- यहाँ पे था, Cl- ने क्या लूज किया? और वो एज अ न्यूट्रल एटम यहाँ पे स्टिक कर गया एनोड पे जाके। बात समझ में आ रही है? इलेक्ट्रॉन यहाँ से होते हुए कहाँ चले गए? कैथोड पे। उनका इंतजार वहां कौन कर रहा है? Na+ कर रहा है, और वही इलेक्ट्रॉन Na+ ने क्या कर लिया? गेन करके क्या बना लिया? Na बना लिया। तो आयंस जो है न्यूट्रल एटम्स की तरह से डिस्चार्ज हो गए एनोड और कैथोड पे, न्यूट्रल एटम्स की तरह से। बात समझ में आ गई? और इलेक्ट्रॉन जो है वो एनोड से कहां गया? कैथोड पे गया। बात समझ में आ रही है? इलेक्ट्रॉन्स के एनोड से कैथोड जाने पे करंट कैथोड से कहां चला गया? एनोड। करंट डेवलप हुआ जो कि कैथोड से कहां चला गया? इस प्रकार NaCl यानी कि केमिकल एनर्जी से करंट बना, यानी कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनी। केमिकल्स की एनर्जी से कौन सी एनर्जी बनी? तो सेल का काम क्या है? एक केमिकल एनर्जी को, सुनिए, केमिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट करना? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना। नहीं समझ में आया? और इस पूरे प्रोसेस को क्या कहा जाता है? इलेक्ट्रोलिसिस। टेक्निकली बोलूं तो इसके अलावा तमाम चीजें हैं, लेकिन आपके लिए 10th तक अभी सिर्फ इतने से काम चल जाए। ठीक है, 12th में जब बढ़ोगे तो आप लोग को जो है दो अलग अलग गैल्वेनिक सेल्स बनाएंगे, हाफ रिडक्शन ऑक्सीडेशन हाफ सेल्स, उनको सॉल्ट ब्रिज से जोड़ेंगे, तमाम नाटक करेंगे। अब ही नहीं, ठीक है, फिलहाल के लिए इतना काफी है। लिख बना लो। चलो बेटा ध्यान दो सब लोग। तो इलेक्ट्रोलिसिस क्या है?
डेफिनेशन बोले, समझ तो आ गया होगा इलेक्ट्रोलिसिस। लिखो डेफिनेशन इलेक्ट्रोलिसिस। Electrolysis is a chemical decomposition of chemical compound. Electrolysis is a chemical decomposition of chemical compound. Chemical decomposition of chemical compound in fused state or in aqueous state, in fused state or in aqueous solution, या तो पिघली हुई स्टेट में या पानी में। in fused state, chemical decomposition of chemical compound in its fused state, in its fused state or aqueous solution, ठीक है, accompanied by a chemical change। यार ये डेफिनेशन अच्छी नहीं लग रही है, अगर फिलहाल लिख लो चलो। accompanied by a chemical change, accompanied by chemical change, हाँ वो हमने लिखवाई थी पिछली बार बनवा के। accompanied by a chemical change by conducting a direct electric current, by conducting a direct electric current। केमिकल से इलेक्ट्रिकल बन रहा है, हम लोग क्यों देंगे, केमिकल से बना रहे हैं इलेक्ट्रिकल। इधर देखो, सभी लोग डेफिनेशन लिख ली। इसकी एक और डेफिनेशन भी है, ये तो मैंने आपको किताबी डेफिनेशन लिखवा दी है जो किताब में लिखी हुई थी। अब जरा आप लोग एक सुनो, एक और डेफिनेशन सुनो। हम बोले अपनी तरफ से एक डेफिनेशन, देखो यहाँ पे इसके हिसाब से एक डेफिनेशन बना रहे हैं, सुन लेना, आपको अच्छी लगती है कि नहीं है। देखो, अ प्रोसेस इन विच अ केमिकल कंपाउंड, ठीक है, भूल गया, डिसोसिएट्स फॉर्मिंग नहीं है, और पता नहीं क्या थी, मुझे याद नहीं आ रही। अ केमिकल, हाँ लाओ बेटे। Process in which a chemical compound in its fused or aqueous state conducts direct electric current, लिखनी है। A process in which a chemical compound, process in which a chemical compound, process in which a chemical compound in its fused or aqueous solution, in its fused or aqueous solution, in its fused or aqueous solution conducts direct electric current, conducts direct electric current, conducts direct electric current, resulting in the discharge of ions as neutral atoms, resulting in the discharge of ions, resulting in the discharge of ions as neutral atoms, resulting in the discharge of ions as neutral atoms at their respective electrodes, resulting in the discharge of ions as neutral atoms at their respective electrodes, ठीक है, at their respective electrode। पीछे का पन्ना मत खोला कीजिए बेटा, अगर उसको फाड़ के चिपका दिया कीजिए, वो ज्यादा ठीक रहता है। ठीक है, पारस है ना, सीधा आदमी है। आओ सभी लोग, नहीं समझ में आया? दूसरी वाली डेफिनेशन ज्यादा सही है हमारे हिसाब से। इलेक्ट्रॉन्स मतलब जो आयंस हैं वो क्या बन जाते हैं, न्यूट्रल एटम बन जाते हैं। सही ना, दिख रहा है? अच्छा, पीछे वालों को पढ़ने में कोई दिलचस्पी ही नहीं है, बैठे हैं, ऊँग रहे हैं, पछता रहे हैं, आके कोचिंग लग रहा है जैसे। निश्चल आपको भी मैं कह रहा हूँ,
समझ रहे हो? तो पीछे बैठे हो तो पढ़ोगे तो कम से कम, उधर क्या देख रहे हो जैसे ऐसे बैठ गए जैसे पता नहीं कहाँ आ गए, स्तब्ध हो गए। ये बना लिया था। अच्छा, अब इस डेफिनेशन में हमने आपको केवल लिखने पे फोकस नहीं कीजिए, इधर भी देखिए। हमने कहा कि भैया इसमें लिखा था फ्यूज्ड या एक्वस स्टेट, है ना। अब जो इलेक्ट्रिक कंडक्शन होता है, मतलब इलेक्ट्रोलिसिस जो होता है, वो या तो पानी में डाल के होगा यानी कि एक्वस सॉल्यूशन में होगा, या फिर पिघला के होगा। दोनों ही तरीकों से हमें जो है आयोनिक कंपाउंड के बॉन्ड को तोड़ना है। बस बॉन्ड को तोड़ने से क्या होगा, फ्री आयंस बनेंगे, और आयंस बनेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन होगा। तो एक सवाल लिखो यहाँ पे, सवाल लिखिए, why does a solid ionic compound, why does a solid ionic compound, आज कंप्यूटर क्लास है नहीं ना, तो थोड़ा देर तक पढ़ा देना आज, ठीक है। why does a solid ionic compound not conduct electricity, why does a solid ionic compound not conduct electricity? Why does a solid ionic compound not conduct electricity? सभी लोग बोर्ड पे देखिए। मान लीजिए कि हम बात करें सॉलिड PbBr2, सॉलिड लेड ब्रोमाइड, कोई भी आयोनिक कंपाउंड ले लो, तो जब ये सॉलिड स्टेट में होगा तो इसका मतलब Pb डाई प्लस और 2Br माइनस आयंस के बीच में बहुत मजबूत इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। क्या बोला मैंने? Pb डाई प्लस और 2Br माइनस के बीच में बहुत स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, जिससे आयंस फ्री नहीं होंगे और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होगी। ठीक है, तो दिस इज बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द आयंस ऑफ आयोनिक कंपाउंड। दिस इज बिकॉज ऑफ strong electrostatic force of attraction, strong electrostatic force of attraction between the ions of ionic compound, strong electrostatic force of attraction between the ions of ionic compound, ठीक है। Stop. Thus, due to this strong force, जो भी लिखा हो हम अपने हिसाब से बना के ही बोलते हैं। ड्यू टू दिस स्ट्रॉन्ग फोर्स, नो आयंस आर फ्री to migrate on either electrode. No ions are free to migrate either electrodes. No ions are free to migrate to either electrodes. मतलब कैटायन कैथोड नहीं जा पाएगा, एनायन एनोड नहीं जा पाएगा, इसीलिए इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करती। Hence, solid ionic compound does not conduct electricity. आसान भाषा में कोई फ्री आयंस नहीं, लेकिन अगर एक नंबर का आता है तो थोड़ा बढ़ा चढ़ा के लिख देना, है ना। और एमसीक्यू में आता है तो टिक करके चले आते फटाक से, ठीक है। हवा आई थी बीच में, मजा आया था, ठीक है। फिर लिखो, बातें नहीं। अच्छा, सॉलिड स्टेट में नहीं कंडक्ट होगा, किसमें होगा? देखो अगला सवाल, व्हाई डज फ्यूज्ड आयोनिक कंपाउंड, conduct electricity, फ्यूज्ड आयोनिक कंपाउंड इलेक्ट्रिसिटी क्यों कंडक्ट करेगा? देखो, फ्यूज्ड का मतलब होता है मोल्टेन स्टेट,
मोल्टेन स्टेट। अब आप लोग ये समझिए बेटा कि मान लो एक आयोनिक कंपाउंड है PbBr2। अब आप लोग जब इसको गर्म करोगे, गर्म कर रहे हैं ना, तो गर्म करने से आयोनिक कंपाउंड के बीच में जो कुशाग्र, क्या लिख रहे हो अब तुम, लिखने में ही चले गए, अब समझते भी रहो बेटा, फिर लिखते रहो। जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है कुशाग्र बिटवीन Pb डाई प्लस एंड Br माइनस, वो टूट जाएगा गर्म करने से, जिसकी वजह से आयंस फ्री हो जाएंगे, और आयंस फ्री हो जाएंगे तो ये क्या करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे। सही है। अच्छा अब लिखोगे कैसे, गर्म करने से आयोनिक कंपाउंड के स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ दिया जाता है ना, जिसकी वजह से आयंस फ्री टू माइग्रेट टू आइदर इलेक्ट्रोड, हेंस दे कंडक्ट। इसको इंग्लिश में बोलना है, खुद से लिख लोगे। देखो अच्छा लिखो, बोल देना चाहिए। इन मोल्टेन स्टेट, ठीक है, द हीट एनर्जी मतलब ये काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में होती है, ब्रेक्स द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ब्रेक्स ना लिखो, वीकेंस लिखो, वीकेंस द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वीकेंस द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यहाँ वीकेंस लिखो भी भूल जाइए, weakens the strong electrostatic force of attraction, ठीक है, and thus free ions are produced which conduct electricity। फ्री आयंस प्रोड्यूस होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। सही है। समझ गए, गरम करने से बॉन्ड टूटा, फ्री आयंस बनी, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो गई। क्लियर है। आओ आगे देखो सब लोग। अगला क्वेश्चन पानी में देखो, why does aqueous solution of ionic compound conduct electricity? Why does aqueous solution of ionic compound conduct electricity? Why does aqueous solution of ionic compound conduct electricity? ये हम आपको केवल समझाएंगे, लिखना आपको घर से है, 3 पॉइंट्स में लिख के आना है इसको, ठीक है। आओ, ये आपका होमवर्क है, 6-7 लाइन छोड़ देना, 1 2 3। वैसे तो वीडियो भी बनी रही है ना। अब देखो क्या होगा इसमें, दृष्टि बेटा आप दिख नहीं रही हमको, आपको दिख रहा है बोर्ड? हाँ अच्छा, देखो इधर सब लोग इधर ध्यान दो। पहला क्या है, इधर देखिएगा भैया क्या कह रहे हैं। पानी जो है वो क्या है, पोलर कोवेलेंट। तो पहला क्या है, वाटर बीइंग पोलर कोवेलेंट इन नेचर possess slight positive charge on its H atom and slight negative charge on its O atom। पानी पोलर कोवेलेंट है, इस पे प्लस है, उस पे माइनस, ठीक है। जब आयोनिक कंपाउंड, दूसरे पॉइंट में, जब आयोनिक कंपाउंड को पानी में डाला जाता है, इधर देखिए, तो पानी का H+ आयोनिक कंपाउंड के H+ आयोनिक कंपाउंड के माइनस को अपनी तरफ क्या करेगा, खींचेगा, और पानी का O- आयोनिक कंपाउंड के प्लस को अपनी तरफ खींचेगा, जिससे आयोनिक कंपाउंड का स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टूट जाएगा, वीकेंड हो जाएगा, जिसकी वजह से आयंस फ्री हो जाएंगे और वो आइदर इलेक्ट्रोड्स पे जाके इलेक्ट्रिसिटी। किसको नहीं समझ में आया?
नहीं आया? बस सामने बैठ के झूठ बोलता है। भैया नहीं आया कि ध्यान नहीं दिए? ध्यान नहीं दिए। ध्यान में नहीं दिए ना भैया, तो है दोबारा बताने के लिए? नहीं भैया, फीस दिए, पूरा वसूल करेंगे हैं? ऐसा है? अब पेन 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 चलो देखो जरा, एक मेरा दोस्त था, पेन फाइट खेला करता था, IAS ऑफिसर बन गया। पेन खेलते खेलते पेन खेलते खेलते नहीं, बहुत मेहनत की भाई बाद में इसमें। अच्छा आप देखो, पेन फाइट खेलते थे हम लोग ऐसे ऐसे। आप इधर ध्यान दो सब लोग, आपकी देखना। अरे हम ये कह रहे हैं कि तुम और अनंत ने आयोनिक बॉन्ड बनाए हुए हो, तुम दोनों को उठा के पानी में डाल दिया गया। किसमें डाल दिया गया? पानी में। लेकिन तुम लोग साथ नहीं छोड़ रहे हो, लेकिन पानी के पास क्या है? H+, तुम माइनस हो, तो पानी का H+ तुम्हारे माइनस को क्या करेगा? हटा देगा। और पानी का OH- इसके प्लस को खींचेगा। हाँ भैया। तुम दोनों का बॉन्ड क्या कर जाएगा? अलग हो जाएगा। तुम इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करोगे। अभी नहीं समझे? अच्छा लिख लोगे ना खुद से। और अगर बोला गया कोवेलेंट कंपाउंड्स इलेक्ट्रिसिटी क्यों नहीं कंडक्ट करते? क्योंकि उनमें फ्री आयंस नहीं होते, बिकॉज़ ऑफ नो फ्री आयंस इन देम। समझ गए? ये भी क्वेश्चन घर से लिख के आना। पहले तो 6 लाइन इसके लिए छोड़ के घर पे करना, 6-7 लाइन छोड़ के 3 पॉइंट्स में आंसर लिखना। Why do covalent compounds not conduct electricity? Why do covalent compounds not conduct electricity? क्योंकि उनमें फ्री आयंस नहीं होते। ठीक है, समझ गए? आओ भाई सब लोग देखो उधर आगे। ठीक है, तो हम लोगों ने इलेक्ट्रोलिसिस पढ़ लिया। अब हम लोग पढ़ेंगे इसके बाद टॉपिक डालो इलेक्ट्रोलाइट। बॉटल है, वालों पीछे से जरा देखो, इलेक्ट्रोलाइट, बातें मत करो, इलेक्ट्रोलाइट। सुनिए, ये डेफिनेशंस आपको किताब से लिख के आनी है कि कॉपी में याद करके आनी है। हमारा काम है केवल आज आपको समझाना। ठीक है, देखो जरा, इलेक्ट्रोलाइट मतलब वो आयोनिक कंपाउंड, सुन रहे हो बेटा? वो आयोनिक कंपाउंड जो अपनी फ्यूज्ड या एक्वस स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा। प्रोसेस को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोलिसिस। उस कंपाउंड को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोलाइट। नहीं समझ में आया? अब डेफिनेशन बहुत सिंपल सी किताब में लिखी है, अ केमिकल कंपाउंड विच, सुनिए, अ केमिकल कंपाउंड, सुनिए, हद आदमी लोग हैं यार, एकदम बेवकूफ है। जब मैं बता रहा हूँ तो उसी टाइम लिख रहे होते हैं गधे कहीं। अ केमिकल कंपाउंड इन इट्स फ्यूज्ड और एक्वस स्टेट कंडक्ट डायरेक्ट इलेक्ट्रिक करंट। आ गया समझ में? अब एग्जांपल बता देते हैं। डेफिनेशन आप लोग घर से लिखिएगा 4 लाइन छोड़ के। सुनो, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सही है, CH3COOH, ये सारे के सारे क्या करेंगे? इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट। इलेक्ट्रोलाइट है, बस ये स्ट्रॉन्ग है, ये क्या है? वीक इलेक्ट्रोलाइट। सुन रहे हो ना? फिर एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaOH, KOH, NH4OH, समझो कि नहीं समझो? फिर इसी तरीके से सॉल्ट सॉल्यूशन, फ्यूज्ड और एक्वस सॉल्यूशन ऑफ, फ्यूज्ड या एक्वस सॉल्यूशन ऑफ नमक, नमक और नमक बोलो, एनी सॉल्ट। नहीं समझ पा रहे हो? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, सॉरी स्ट्रॉन्ग एसिड्स, फिर लिखना चालू हो गया नालायक होगा। स्ट्रॉन्ग एसिड्स, वीक एसिड्स, स्ट्रॉन्ग बेसिस, वीक बेसिस, सॉल्ट्स, ये सब अपनी फ्यूज्ड या एक्वस स्टेट में क्या कंडक्ट करती हैं? अगर डायरेक्ट इलेक्ट्रिक करंट बहुत ज्यादा कंडक्ट हो रहा है तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, और अगर कम कंडक्ट हो रहा है तो वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो देखो,
इलेक्ट्रोलाइट भी दो प्रकार के, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। अब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स में कौन कौन आएगा? स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग एल्कली, स्ट्रॉन्ग एल्कली। ये कौन से हैं? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। दो अ केमिकल कंपाउंड, वही डेफिनेशन, फिर से वही डेफिनेशन, अ केमिकल कंपाउंड विच इन इट्स फ्यूज्ड और एक्वस स्टेट कंडक्ट लार्ज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। जब ज्यादा इलेक्ट्रिक करंट कंडक्ट करे तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, कम इलेक्ट्रिक करंट कंडक्ट करे तो वीक इलेक्ट्रोलाइट। नहीं समझ में आया? तो वीक एसिड्स, वीक एल्कलीज क्या होते हैं? वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। नहीं पल्ले पड़ा है? वैष्णवी समझ में आ रहा है? फिर एक टर्म आता है नॉन इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट अगर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा तो नॉन इलेक्ट्रोलाइट क्या करेगा? नहीं करेगा। तो केमिकल कंपाउंड विच नाइदर इन इट्स फ्यूज्ड और एक्वस स्टेट कंडक्ट इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट कंडक्ट नहीं। समझ गए? एग्जाम्पल के तौर पे है बेंजीन, एल्कोहल, ईथर, प्योर पानी, प्योर वाटर, डिस्टिल्ड वाटर जिसमें इंप्योरिटीज हैं ही नहीं, आयंस हो ही नहीं सकते। सही है? तो ये सारे के सारे क्या हैं? नॉन इलेक्ट्रिक। कार्बन डाइसल्फाइड, केरोसिन, या आसान भाषा में बताएं नॉन पोलर कोवेलेंट कंपाउंड्स, क्योंकि उनमें आयंस थे ही नहीं। भाई पोलर कोवेलेंट कंपाउंड से पोल्स थे, प्लस और माइनस, मतलब वो थोड़ी बहुत इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे, है ना? और जो नॉन पोलर थे उनमें पोल्स यानी कि प्लस और माइनस, वो बिल्कुल इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेंगे। आ गया समझ में? तो आपको क्या क्या करना है, ये आपके घर का काम है। क्या क्या करना है सुन रहे हो? इलेक्ट्रोलाइट की डेफिनेशन विद एग्जांपल, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की डेफिनेशन विद एग्जांपल, वीक इलेक्ट्रोलाइट की डेफिनेशन, नॉन इलेक्ट्रोलाइट की डेफिनेशन विद एग्जांपल। एकदम खोपड़ी में घुसेड़ देना है। कोई समस्या? तो इसके लिए 1.5 पन्ना 1 पन्ना छोड़ दीजिए आप लोग अपने हिसाब से, और करके आना नालायकों। समझ आ रहा है? अब हम लिखवाएं यहाँ, समय खराब होगा बेमतलब का। समझ तो आई है? नहीं, ऋषभ ले लेगा। ऋषभ जा रहा है? ऋषभ कब जा रहा है? 5 हटाए। बेटा ध्यान दो, अब आप लोगों से एक सवाल हम पूछ रहे हैं, बताएंगी अंशिका। अंशिका बेटा सवाल है, 3 इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशंस हैं, ठीक है? इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स हैं ये 3। इलेक्ट्रोलिटिक सेल कहते हैं और वोल्टामीटर भी कहते हैं सीधे। इलेक्ट्रोलिटिक सेल कह सकते हो या क्या कह सकते हो? एक इलेक्ट्रोलिटिक सेल ग्लास से बनता है जिसके अंदर एक इलेक्ट्रोलाइट होगा, है ना? एनोड होगा, कैथोड होगा, और ये कंडक्टिंग वायर से जुड़े होंगे। यहाँ क्या होगा? गैल्वेनोमीटर। अब गैल्वेनोमीटर क्या करता है? करंट अगर यहां गया तो गैल्वेनोमीटर क्या शो करेगा? डिफ्लेक्शन। करंट अगर, ये गैल्वेनोमीटर का ये रिफ्लेक्टर है, सही है? तो अगर गैल्वेनोमीटर ये है तो गैल्वेनोमीटर जो है, करंट जब ऐसे आएगा तो गैल्वेनोमीटर क्या शो करेगा? रिफ्लेक्शन। नहीं समझ पाए? जिस तरफ जाएगा उस तरफ डिफ्लेक्शन शो करेगा। नहीं करा सकते। इधर देखिए सब लोग, अब हमने 3 इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशंस लिए, ठीक है? अब यहां पे हमने बल्ब लगा दिया,
गैल्वेनोमीटर की जगह क्या लगाया? बल्ब। यहाँ बल्ब लगा दिया, ठीक भैया। बीच वाले में हम लोगों ने अपना ये H2SO4 ले लिया, चलो एक्वस सॉल्यूशन ऑफ डाइल्यूट H2SO4, है ना। फिर हम लोगों ने यहाँ पे जो है CH3COOH ले लिया, और यहाँ पे हम लोग जो है बेंजीन ले लेते हैं। सुन रहे हो? तो हमको निश्चल बताएंगे कौन सा बल्ब सबसे तेज ग्लो करेगा और क्यों। निश्चल बताएंगे, होशियार आदमी बताएगा। बीच वाला बल्ब सबसे तेज ग्लो करेगा, क्यों? क्यों निश्चल? इसमें ज्यादा सॉल्ट है, टूथपेस्ट में सॉल्ट होता है, दांत चमकते तब ज्यादा है, ज्यादा हार्ड होता है। अभी एक हार्ड घंटा पाठ तुमको मारेंगे, तुम केवल जब पढ़ा रहे तो आज बातें कर रहे हो। क्या बताया है? तुमसे पूछा है कि उससे पूछा है? मैंने ध्यान नहीं दे रहे हो पढ़ाई में। जो ये इधर देखिए, H2SO4 एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा, जिससे बल्ब बढ़िया ग्लो करेगा। ये एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो बल्ब डिम ग्लो करेगा, और ये नॉन इलेक्ट्रोलाइट है तो बल्ब ग्लो नहीं करेगा। अब इसमें तुम निश्चल क्या समझे कि तुम पढ़ाई पर अगर ध्यान दो तो बता लेते, लेकिन तुम्हारा ध्यान पता है ना दुनियादारी में ज्यादा लगा हुआ है। एक घंटा आपकी देरी है बस। ये आ गया सबको समझ में? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट और ये सब आपका काम है आज का, ठीक है? हम नहीं लिखवा रहे सब। अपने नोट्स मत दे दीजिएगा इन लोगों को, डायरेक्ट छाप नहीं, ठीक है? आओ अभी भैया हम लोग आगे बढ़ते हैं। सबको यहाँ तक समझ आ गया जो बताया है? पक्का समझ आ गया है? ठीक है। अब देखो आगे, एक तरफ है एनोड, एक तरफ है कैथोड, ठीक है? 1.5 पन्ना छोड़ ही दिए होगे, 1.5-2 पन्ना। उसी के बाद लिखो डिफरेंस बिटवीन, एक तरफ एनोड लिखो, एक तरफ क्या लिखो? आओ भाई सब लोग बोर्ड पे देखो। अभी जब हम लोगों ने इलेक्ट्रोलिटिक सेल बनाया था तो एनोड जो है वो पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से कनेक्टेड था। एनोड को किससे कनेक्ट किया जाता है? पॉजिटिव टर्मिनल। लिखो एनोड में लिखना, एन इलेक्ट्रोड विच इज कनेक्टेड टू पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। एन इलेक्ट्रोड which is connected to positive terminal of the battery। तभी तो एनाइंस एनोड पे जा रहे थे क्योंकि ये पॉजिटिव था। कनेक्टेड टू पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द, और कैथोड में क्या लिखोगे? नेगेटिव टर्मिनल लिख लो खुद से। कनेक्टेड टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, ठीक है? हाँ आगे देखो बेटा, दूसरा पॉइंट। अच्छा हमको ये बताओ, पहला पॉइंट लिख लिया, दूसरा पॉइंट हमने आपको बताया। देखो ये एनोड था और ये क्या था? अच्छा ये पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है तो मतलब इलेक्ट्रॉन्स यहां से यहां जा रहे थे, इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जा रहे थे।
तो क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है तिवारी जी वो एनोड से कैथोड जा रहे थे, इसलिए इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई। तो एनोड पे लिखो इट हैज डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। एनोड के पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो गई तो लिखो इट हैज डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन की कमी है ना, तभी तो करंट आ रहा है इसके पास। इलेक्ट्रॉन के अपोजिट बहता है ना करंट। इट हैज डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। उधर क्या लिखोगे? इट हैज एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अगला देखो, दो डिफरेंस लिखवा दिए। हाँ वही देखो, इसके बाद नजरे बोर्ड पे रखना है जरा, नजरे बोर्ड पे। ये भैया इलेक्ट्रोलिटिक सेल था, सही है। यहाँ पे Na+ आयंस थे, Cl- आयंस, ये था एनोड। तो एनाइन कहाँ जा रहा था? एनाइन कहाँ जा रहा था? एनोड के पास जा रहा था। और जब एनाइन जो है वो एनोड के पास जाता है तो एनाइन एनोड के पास जाके इलेक्ट्रॉन लूज करके न्यूट्रल हो जाता है। तो एनोड पे एनाइंस जाके न्यूट्रल आइटम बन जाते हैं। नहीं समझ पाए? देखो, इट एक्सेप्ट्स एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द नेगेटिव चार्ज आयन। इट एक्सेप्ट्स excess electrons from anion. It accepts excess electrons from anions and convert them into neutral atoms. And converts them into neutral atom. नहीं समझे? ये आयंस को, नेगेटिव आयंस को न्यूट्रल एटम में कन्वर्ट करता है। पहले इससे लेगा फिर उसको देगा, ये डायरेक्ट नहीं भेज देगा। पहले आयंस इधर आएंगे, फिर यहाँ इलेक्ट्रॉन इकट्ठा होगा, है ना, एनोड ट्रांसफर करेगा। ठीक है, उधर क्या लिखोगे? इट डोनेट्स इलेक्ट्रॉन टू द पॉजिटिव चार्ज आयन। It donates electrons to the positively charged ion and converts them into neutral atom. And converts them into neutral atom. And converts them into neutral atom. समझे भैया? बहुत साधारण सी चीज है कि इधर देखो, एनोड एनाइन से इलेक्ट्रॉन लेके उधर भेज देता है, तो ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है ना एनाइन से, और ये एनाइन से आए जो इलेक्ट्रॉन है, एनोड से आए जो इलेक्ट्रॉन है, उनको पॉजिटिव आयन को दे देता है, और पॉजिटिव आयन क्या बन जाता है? न्यूट्रल। तो कैथोड का काम है कैटायन को इलेक्ट्रॉन देके न्यूट्रल बनाना, इसका काम है इलेक्ट्रॉन लेना, इसका इलेक्ट्रॉन देना। नहीं समझ पाए? आगे बढ़े। अब एक तरफ लिखो एनाइन, एक तरफ लिखो कैटायन। वो ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड है, वो रिडक्शन इलेक्ट्रोड है। अब एनाइन कैटायन में तो आपको कुछ बताना ही नहीं है, आप ऐसे ही डिफरेंस लिख सकते हो, एक तरफ एनाइन एक तरफ कैटायन। ठीक है, आओ भाई, एनाइन क्या है? नेगेटिवली चार्ज। आपको खुद से घर पे लिखना है, इधर बोर्ड पे लिखो फिलहाल, हम बस आपको समझा रहे हैं, आप लोग बोर्ड पे देखिए। ठीक है, एनाइन नेगेटिवली चार्ज है, कैटायन क्या है? पॉजिटिवली चार्ज। एनाइंस माइग्रेट टुवर्ड्स एनोड, कैटायंस माइग्रेट टुवर्ड्स कैथोड। समझ में आ रहा है आयशा? लिख रही है क्या बेटा? अभी निपटा तो घर जाकर लिखना पड़ता है। देखो जरा, सभी लोग इधर देखो,
एनाइन जो है वो इलेक्ट्रॉन लूज करता है और Cl बनता है। केटाइन जो है वो इलेक्ट्रॉन गेन करके न्यूट्रल होता है। तो एनाइंस अंडरगो ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। एनाइंस अंडरगो ऑक्सीडेशन टू फॉर्म न्यूट्रल एटम, केटाइंस अंडरगो रिडक्शन टू फॉर्म न्यूट्रल एटम। नहीं पल्ले पड़ा नमन भैया, समझ आया? नहीं आया ना नमन? ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये एनोड पे जाता है, ये कैथोड पे जाता है, इसमें क्या नहीं समझना है? सुना नहीं, फिर वही बात। अभी समझ में आया? इसलिए कहते हैं सुना को। ऐसा तो नहीं कि जब हम लिखवा रहे होते हैं तब तुम लोग ज्यादा फोकस रहते हो, जब हम ऐसे ही बता रहे हो तो तब तुम लोग ध्यान इधर उधर भटक जाता है। ऐसा होता है क्या? हो सकता है। ठीक है, चलो अब आप लोग एक काम करो, एनाइन कैटायन लिख लोगे। इसके बाद लिखो इलेक्ट्रिकल कंडक्टर एक तरफ और इलेक्ट्रोलाइट दूसरी तरफ। इलेक्ट्रिकल कंडक्टर एक तरफ, इलेक्ट्रिकल कंडक्टर एक तरफ, इलेक्ट्रोलाइट दूसरी तरफ। कंडक्टर्स मतलब मेटल की बात हो रही है इसकी, और इधर इलेक्ट्रोलाइट की बात होगी। सभी लोग इधर ध्यान दोगे तो अच्छी बात है। जैसे हम क्या कहें, तो मेटल और इलेक्ट्रोलाइट, आप लोग क्या करो, लोहे का एक रॉड पकड़ लो और तार पे जाके चिपक जाओ। तो लोहा जो है यानी कि मेटल जो है सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा, आपसे होते हुए जमीन पे जाएगी और फिर वो मजा देगी, है ना? तो मेटल्स जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं वो किस स्टेट में कंडक्ट करते हैं? और इलेक्ट्रोलाइट जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है वो या तो फ्यूज्ड स्टेट में करेगा या फिर वो एक्वस सॉल्यूशन में करेगा। आ रहा है समझ में? तो पहला डिफरेंस तो यही हो गया। लिखवाने की लिख लोगे, लिख लोगे ना पक्का ना? मेटल्स इलेक्ट्रिक करंट सॉलिड स्टेट में कंडक्ट करते हैं और इलेक्ट्रोलाइट फ्यूज या एक्वस स्टेट में कंडक्ट करते हैं। सही है? मेटल्स में जब इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है तो केमिकल चेंज नहीं आता है, मतलब कोई नया प्रोडक्ट नहीं बनता है जब लोहा आप पकड़ के चिपक जाओगे तो, ठीक है? बस बाल खड़े हो जाएंगे आप लोगों के, है ना? तो इसमें कोई केमिकल चेंज नहीं आएगा। इसमें क्या चेंज आएगा? फिजिकल चेंज आएगा। इसमें कौन सा चेंज आएगा? क्योंकि इसमें नया प्रोडक्ट फॉर्म होगा। नहीं समझ पाए? दोनों डिफरेंस समझ में आ गए? तो इसमें फिजिकल चेंज होगा अगर होगा, और इसमें क्या होगा? केमिकल चेंज होगा क्योंकि नया प्रोडक्ट फॉर्म होगा। सही है? और मेटल्स जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं दीपक बाबू, वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से करते हैं उनमें, और इलेक्ट्रोलाइट जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है वो फ्री आयंस की वजह से करता है। बात समझ में आ रही है? फ्री आयंस, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, फ्री फिजिकल, केमिकल, सॉलिड, लिक्विड या एक्वस, ठीक है? सब समझ गए? तो यहाँ तक जो हम लोगों ने पढ़ा है अभी तो केवल ये इंट्रोडक्शन हुआ है चैप्टर का। अभी चैप्टर का जो मेन टॉपिक्स है वो तो आए तक नहीं है। पेपर में आ रहा है, आ जाए नहीं यार, वो मेन टॉपिक तो अब शुरू होगा। चलो बढ़े आगे। हाँ बेटा बताओ, कोई दिक्कत? पानी पीना। चलो बढ़े भैया, लिखो, जगह वगह छोड़ते रहना, लिखते रहना।
एक तरफ लिखो आयोनाइजेशन, एक तरफ ये आयोनाइजेशन डिसोसिएशन पहले पढ़ा चुके हैं क्या? डिसोस पढ़ा चुके हैं ना? अच्छा, आयोनाइजेशन और डिकम्पोजिशन और डिसोसिएशन में पहले पढ़ा चुका हूँ शायद केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा था, देख लो एक बार। हाँ करा चुके हैं। एक बार बेटा, एक बार याद दिला दे रहे हैं हम। नजरे बोर्ड पे रखो। देखो आप लोग अगर बात करोगे तो हमारा पढ़ाने का मन करेगा नहीं। शांति से पढ़ने वालों को उनका पढ़ाने का मन भी करता है। एक्स्ट्रा टाइम में क्यों पढ़ाएं भाई फालतू में, जब पढ़ना ही नहीं तुम लोग को। आयोनाइजेशन जो होता है वो पोलर कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स का होता है। सुनना, जब पोलर कोवेलेंट मॉलिक्यूल को पानी में डाला जाएगा तो वो H2O और H क्या बनाएगा? H3O प्लस और Cl माइनस। तो पोलर कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स का उनके एक्वस सॉल्यूशन में क्या कराया जाता है? आयोनाइजेशन। नहीं समझ पाए? और आयोनिक कंपाउंड्स क्या करते हैं? डिसोसिएशन। जैसे NaCl है तो वो डिसोसिएट करके क्या बनाएगा? Na प्लस Cl। पानी में डालेंगे तो हो ही जाएगा, चलो है ना? नहीं समझ पा रहे हो क्या कहना चाह रहे हैं? पोलर कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स का आयोनाइजेशन कराया जाता है और आयोनिक कंपाउंड डिसोसिएट करते हैं। ये हम आपको केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा चुके हैं। ठीक है, टॉपिक डालो, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज आप लोगों ने ये सीरीज 9th में पढ़ी होगी, 8th में भी पढ़ी होगी, आगे भी पढ़ोगे। ये देखो, के ना का मग अल सन फी पब सन हाकू एच जी ए जी ए यू। ये लिथियम से शुरू होती है और फ्लोरीन पे जाके खत्म होती है। और ये याद कर लेना, एकदम रट लेना मैं क्या कह रहा हूँ निश्चल। ठीक है भैया, के नाका मग अल जल्फी पपसन हाकू एच जी ए यू से लेके फ्लोरीन तक जाती है। केदारनाथ का माली आलू, केदारनाथ का माली, आगे आलू, आलू जरा फीका पकाता और ये नहीं ऐसे, चलो ठीक है, पकाता है। ठीक है, सब लोग समझ गए? अच्छा, तो ये सीरीज क्या है? हम लोगों ने क्लास 9th में पढ़ा था कि इस सीरीज के अकॉर्डिंग ये ऊपर वाले एल्कली मेटल्स, सॉरी जो मेटल्स हैं वो एक्टिव मेटल्स हैं, पानी के साथ वॉलेंटली रिएक्ट करते हैं। ये भी पानी के साथ रिएक्ट करता है पर वॉलेंटली नहीं, ये तीनों कोल्ड वाटर से रिएक्ट करते हैं। ये सारे के सारे गर्म करके गर्म स्टीम, पानी स्टीम से रिएक्ट करते हैं। ये इनकी रिएक्टिविटी टुवर्ड्स वाटर कम हो जाती है। ये एसिड से बहुत ज्यादा रिएक्ट करते हैं, इसलिए इनको एसिड्स के साथ रिएक्ट नहीं कराया जाता। ये एसिड्स के साथ रिएक्ट करते हैं, हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। कल ही हमने एक्टिव मेटल्स में बताया था, ये कल भी तो सीरीज बताई थी। तो अब हम लोग को इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, इलेक्ट्रोलिसिस में क्या पढ़ना है इनके बारे में वो लिखते हैं ना। लिखो, डिपेंडिंग अपॉन द ईज विद विच, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की डेफिनेशन है, डिपेंडिंग अपॉन द ईज विद विच, ईज आसानी, EASE, डिपेंडिंग अपॉन द ईज विद विच एलिमेंट्स लूज और गेन इलेक्ट्रॉन्स, elements lose or gain electrons to form ions. Elements lose or gain electrons to form ions
comma, they are arranged in a vertical column, they are arranged in a vertical column called electrochemical series. इनको एक वर्टिकल कॉलम में अरेंज किया जाता है जिसे क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। ठीक है, सब लोग समझ गए? अब सभी लोग एक बात आपको बता दें, जो जैसे हाइड्रोजन है, ये सुन रहे हो, हाइड्रोजन है यहाँ पे, तो हाइड्रोजन के जो ऊपर वाले एलिमेंट्स होते हैं, इधर ध्यान दीजिएगा, हाइड्रोजन के जो ऊपर वाले एलिमेंट्स होते हैं वो आसानी से इलेक्ट्रॉन लॉस कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉन का लॉस इनके लिए क्या है, आसानी से हो सकता है। और नीचे वाले जो मेटल्स हैं या नीचे वाले जो एलिमेंट्स हैं वो इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी रखते हैं। नहीं समझ पा रहे? ऊपर वाले आसानी से क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन लूज, और नीचे वाले क्या कर सकते हैं, तो ऊपर से नीचे की तरफ जब आप इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में होगे तो इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी बढ़ेगी और लूज करने की टेंडेंसी घटेगी। मतलब मेटल रिएक्टिविटी घटती चली जाएगी। नहीं समझ पा रहे मेरी बात? ऊपर वाले आसानी से क्या कर सकते हैं, नीचे वाले, तो ऊपर से नीचे मेटल के लिए, मतलब ये कोई भी एलिमेंट के लिए इलेक्ट्रॉन लॉस करना मुश्किल हो जाएगा, गेन करना आसान हो जाएगा। मेटल रिएक्टिविटी क्या होती चली जाएगी, कम। ये चीज लिखवा दें, ये समझ गए? इसका कोई काम नहीं है, इस बार बता दिया मैंने आप लोग को। ठीक है, असली चीज क्या है। अच्छा, एक और सीरीज याद करना, ये तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव सीरीज है, एक हम इलेक्ट्रोपॉजिटिव सीरीज लिखवा दे रहे हैं और एक और है इलेक्ट्रोनेगेटिव सीरीज। इलेक्ट्रोनेगेटिव सीरीज हाँ, ये इलेक्ट्रो नेगेटिव सीरीज, इसको कैसे याद रखोगे? नहीं समझ में आया? अरे सुनो, सोनू फिर कल बाहर आई आंटी। ओ सोनू फिर कल बाहर आई। अरे आंटी कहाँ गई? अरे तो छोड़ो ना आंटी को। सोनू फिर कल बाहर आई। ओ क्या? अरे तो गहराइयों में ना जाओ, बस समझ लो। ठीक है, देख लिया सबने? अच्छा, अब इन दोनों सीरीज के बेसिस पे आपको जो टॉपिक पढ़ाएंगे वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। लिखिए, ये लिख लीजिए इस दोनों, इलेक्ट्रोपॉजिटिव सीरीज, इलेक्ट्रोनेगेटिव सीरीज लिख लो। टॉपिक और समझ लो, बस इसका काम। टॉपिक डालो, सेलेक्टिव डिस्चार्ज ऑफ आयंस। सेलेक्टिव डिस्चार्ज ऑफ आयंस। सेलेक्टिव डिस्चार्ज ऑफ आयंस, सब लोग बोर्ड पे देखो बेटा है। जैसे मान लो बेटा, देखिएगा इधर, मान लीजिए एक इलेक्ट्रोलाइट है, हमने एक इलेक्ट्रोलाइट अज्यूम किया
aqueous solution of dilute H2SO4, ठीक है, सुन रहे हो, aqueous solution of dilute H2SO4, सही है, या Na2SO4। अभी भैया Na2SO4 का मतलब हो गया कि उसमें 2 Na+ आयन्स होंगे और एक सल्फेट आयन होगा, और एक्वस सॉल्यूशन है मतलब पानी भी तो होगा, तो पानी टूटता है H+ और OH- आयन्स। बात समझ में आ रही है? तो जब Na2SO4 को पानी में मिला के उसका सैचुरेटेड एक्वस सॉल्यूशन लिया गया, तो कौन कौन से कैटायंस हैं? Na+ और H+। कौन कौन से एनायंस हैं? सल्फेट और OH। अब एक कोई एनायन एनोड पे जाएगा और एक कोई कैटायन कहाँ जाएगा? कैथोड पे जाएगा। तो एनायन का एनोड पे जाना, लाओ दे दो बेटा, दे दो, खुला छोड़ के देना। हाँ, इधर देखो भैया सब लोग, हम क्या बोल रहे थे कि 2 कैटायंस हैं और 2 क्या हैं? एनायंस। तो इनमें से कोई एक कैटायन कैथोड पे जाएगा और एक एनायन क्या जाएगा? एनोड। इसी को कहते हैं सेलेक्टिव डिस्चार्ज ऑफ आयंस। नहीं समझ पाए मेरी बात? देखो, अब ये किस पे डिपेंड करेगा? इसके 3 फैक्टर हैं, वो हमको बताने हैं। देखो, सेलेक्टिव डिस्चार्ज की डेफिनेशन लिख लो। व्हेन एन इलेक्ट्रोलाइट कंटेन्स 2 or more cations or anions, when an electrolyte contains 2 or more cations or anions, ठीक है, then the preferential discharge of one cation at cathode, then the preferential discharge of one cation at cathode, and one anion at anode. Preferential discharge of one cation at cathode and one anion at anode is called selective discharge of ions। को ही क्या कहते हैं? selective discharge of ions। नहीं समझ में आया? कोई एक कैटायन कैथोड पे जाएगा, कोई एक एनायन एनोड पे जाएगा, इसे सेलेक्टिव डिस्चार्ज कहते हैं। ठीक है, अब कौन सा जाएगा कौन सा नहीं जाएगा ये फॉलोइंग फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा। ठीक है, अब ये आज हो तो वैसे भी